ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। राजा प्रत्येक दिन सूर्य को जल अर्पित कर उनकी आराधना करता था। राजा की कोई संतान नहीं थी। वह सूर्य से सिर्फ एक पुत्र की कामना ही करता था। हे सूर्यदेव, मैंने आपकी पूजा हमेशा सच्चे हृदय से की है, लेकिन फिर भी मेरी कामना पूर्ण क्यों नहीं हो रही? क्या मैं अपने जीवन में पुत्र का सुख कभी नहीं भोग पाऊंगा? हे सूर्यदेव, आज आपको जवाब देना ही होगा। आखिर मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? यदि आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। राजा के मुख से जैसे ही यह बात निकलती है तो सूर्य की एक किरण नदी के किनारे पड़े एक पत्थर पर पड़ती है, तो पत्थर एक मेढक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। महाराज, आप इतना भावुक न हो। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। महाराज, आप अरमेली की पहाड़ियों में चले जाइए। वहाँ पर आपको एक ऋषि मिलेंगे। जिस पेड़ के नीचे ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे होंगे, उसी पेड़ पर आम के फल लगे हुए हैं। आप उस पेड़ के फल ऋषि से मांग कर ले जाना और अपनी पत्नी को खिला देना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, याद रखना, उन आम के फलों को तुम्हें नहीं तोड़ना है। तुम्हें वो फल उन्हीं ऋषि से ही तोड़वाना है। इतना बोलकर वह मेढक गायब हो जाता है। महारानी, तुम चिंता न करो, अब हमें भी संतान का सुख जरूर मिलेगा। फिर राजा सारी कहानी अपनी रानी को बताता है। अच्छा महारानी, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर राजा अपने घोड़े पर सवार होता है और ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ता है। राजा चलते चलते जल्दी ही अरमोली की पहाड़ियों में पहुंच जाता है। अब तो लगभग अरमोली की पहाड़ियों में आ चुका हूँ, लेकिन वो बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है शायद बाबा उस तरफ होंगे। चलो उधर को ही चलता हूँ। इतना सोचकर राजा उधर को ही चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने देखा कि वह ऋषि सामने ही बैठा है और वह अपनी तपस्या में लीन है। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ पुत्र, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है? बाबा, मैं आपसे इस पेड़ के कुछ आम के फल लेने आया हूँ। अरे बेटा, तो इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की क्या आवश्यकता है? तुम जितने चाहे यहाँ से फल ले जा सकते हो। नहीं बाबा, मुझे ज्यादा फल नहीं चाहिए। मुझे तो बस आम के कुछ फल ही चाहिए, वो भी आपके हाथों से। मैं खुद आम के फल नहीं तोड़ूंगा, वो फल आपको ही तोड़ कर देने हैं। ठीक है बेटा, यदि ऐसी बात है तो मैं तोड़ कर दे देता हूँ। इतना कहकर साधु उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों से ही आम के फल तोड़ते हैं। ये लो बेटा, तुम इन फलों को ले जा सकते हो। राजा तुरंत ही ऋषि से आम के 5 फल लेता है और वहाँ से चल देता है। ओहो, मैं तो चलते चलते कितना ज्यादा थक गया हूँ। चलो इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलूंगा। इतना सोचकर राजा अपने घोड़े से नीचे उतरता है और पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और अपने फल की टोकरी वहीं पर रख देता है। उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा था। अरे वाह, उस टोकरी के भीतर तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट फल रखा हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ, इन फलों को उठाकर ले चलता हूँ और अपने बच्चों को खिलाता हूँ। इतना सोचकर कौवा पेड़ से नीचे उतरता है और उस टोकरी में से 2 आम के फल अपनी चोंच में दबाता है और उड़ चलता है। कौवे ने दोनों आमों की डंडियों को अपने चोंच में दबा रखा था, क्योंकि दोनों आमों की डंडियां आपस में जुड़ी हुई थीं। कौवा आराम से उड़ता हुआ जा रहा था। कौवा एक महल के ऊपर से गुजरता है। तभी कौवे के मुख से आम की डंडी टूट जाती है और दोनों आम के फल राजमहल में गिरते हैं। लेकिन ये आम तो मेरी किस्मत में ही नहीं थे, ये तो इस महल में गिर गए। अब क्या करूं? यदि मैं नीचे आम लेने गया तो राजा के सैनिक मुझे मार ही डालेंगे। अब तो बस एक ही रास्ता है, यहाँ से चुपचाप चला जाता हूँ और कोई दूसरा भोजन तलाश करता हूँ।
क्या, टोकरी में तो 5 फल थे, लेकिन इसमें तो सिर्फ 3 फल ही रह गए। बाकी के 2 फल कहाँ गए? मुझे तो लगता है मेरे 2 फल किसी भूखे जीव ने उठाकर खा लिए होंगे। चलो कोई बात नहीं, अब मैं वापस महल चलता हूँ। कहीं फिर से कोई जीव आकर मेरे इन फलों को खा गया तो मेरी सारी तपस्या ही भंग हो जाएगी। इसीलिए मुझे बिना देर किए हुए यहाँ से चलना चाहिए। इतना सोचकर राजा अपनी फल की टोकरी उठाता है और वहाँ से चला जाता है। महारानी जी, आप इन फलों को खा लीजिए। यदि ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महारानी तुरंत ही तीनों आम के फलों को खाने लगती है और जल्दी ही सारे आम के फल खा लेती है। यह देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। एक साल के बाद महारानी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। मंत्री जी, आज तो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। आप जाओ और पूरे राज्य में धन दौलत बांटो और सबका मुंह मीठा करवाओ। राजा की आज्ञा मिलते ही सैनिक पूरे राज्य में धन दौलत बांटते हैं। धीरे धीरे राजा के तीनों बेटे बड़े हो रहे थे और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। राजा के तीनों राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान और वीर थे। राजकुमारों, तुम्हें उस वृक्ष पर लगे उन तीनों फलों को भेदना है। गुरुदेव की आज्ञा मिलते ही तीनों राजकुमार अपना अपना धनुष बाण संभालते हैं और बारी बारी से अपने लक्ष्य पर तीर छोड़ते हैं और अपने अपने लक्ष्य को भेद देते हैं। महाराज, क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपको क्या बताऊं? मेरी चिंता का कारण मेरे तीनों राजकुमार हैं। लेकिन महाराज, तीनों राजकुमार चिंता का विषय कैसे हुए? मैं कुछ समझा नहीं महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी, अब तो मेरे तीनों राजकुमार विवाह के योग्य हो चुके हैं। अरे महाराज, तो इसमें इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आप जब चाहे तब विवाह कर सकते हैं। नहीं मंत्री जी, समस्या कुछ और ही है। हमारे तीनों राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान और वीर हैं। मुझे उन तीनों के लिए वैसे ही बुद्धिमान बहुएं चाहिए। लेकिन मंत्री जी, मुझे लगता नहीं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो पाएगी। महाराज, आप चिंतित ना हो, मैं खुद ढूंढ कर लाऊंगा राजकुमारों के लिए योग्य बहुएं। बस आप मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है मंत्री जी, आपको जाने की आज्ञा है। मंत्री जी अपने 2 सैनिकों के साथ उन राजकुमारों के लिए वर वधू ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो तीनों चलते चलते एक राज्य में पहुंचते हैं। महाराज, मैं मानिक राज्य का मंत्री शांतनु हूँ। मैं अपने महाराज की आज्ञा से उनके तीनों पुत्र के विवाह के लिए सुंदर और योग्य कन्या ढूंढने के लिए निकला हूँ। मंत्री जी, हमें आपके राजा का प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु महाराज, रिश्ता करने से पहले मैं आपकी बेटी से एक पहेली का जवाब जानना चाहता हूँ। यदि राजकुमारी ने मेरी पहेली का जवाब सही दिया तो मैं विवाह की बात आगे बढ़ाऊंगा। हाँ हाँ मंत्री जी, क्यों नहीं, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। राजकुमारी जी, आप मेरी पहेली को ध्यान से सुनो। 7 रंगों की एक चटाई बारिश में देती है दिखाई। मंत्री की इस पहेली को सुनकर राजकुमारी चौंक जाती है और उस पहेली का जवाब नहीं दे पाती। मंत्री कई सारे राज्यों में जाता है और विवाह का प्रस्ताव रखकर अपनी पहेली पूछता है, लेकिन कोई भी राजकुमारी पहेली का जवाब नहीं दे पाती। मंत्री जी, ये तो बड़ी ही दुविधा की बात है। अब क्या करें? महाराज, यदि आप मेरी माने तो आपको ये फैसला ईश्वर पर छोड़कर एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। कैसी प्रतियोगिता मंत्री जी? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, तीनों राजकुमारों से कहिए कि वो अपने अपने धनुष बाण को लेकर तैयार हो जाएं और अपने अपने कमान से तीर को चलाएं। राजकुमार का तीर जिस किसी के घर पर जाकर गिरता है तो उस राजकुमार का विवाह उसी घर के कन्या के साथ करवा दिया जाएगा। ठीक है मंत्री जी, मुझे आपकी प्रतियोगिता की राय अच्छी लगी। सैनिकों, प्रतियोगिता की तैयारी की जाए।
राजा की आज्ञा होते ही प्रतियोगिता की तैयारियां हो जाती हैं। तीनों राजकुमार अपना अपना धनुष बाण लेकर उपस्थित होते हैं। राजकुमारों, अपनी अपनी कमान को संभालो और किसी एक दिशा में निशाना लगाकर तीर को अपनी पूरी शक्ति के साथ छोड़ो। बड़ा तथा मंझला राजकुमार दोनों एक ही दिशा में तीर को छोड़ते हैं, लेकिन छोटा राजकुमार अपने तीर को एक विपरीत दिशा में छोड़ता है। बड़े और मंझले राजकुमार का तीर उसी राजा के राजमहल में जाकर गिरता है, जिस महल के ऊपर से वह कौवा राजा के 2 आम चुरा कर ले जा रहा था, और वह दोनों आम के फल राजा के राजमहल में गिर गए थे। उन्हीं फलों को खाकर उस राज्य की महारानी ने 2 राजकुमारियों को जन्म दिया था। मंत्री तथा सैनिक उन तीरों को ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में पहुंच जाते हैं और सारी बात वहां के राजा को बताते हैं, तो राजा विवाह के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा महाराज, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। मैं ये खुशखबरी अपने महाराज को भी सुनाना चाहता हूँ। फिर मंत्री वापस अपने राज्य में आ जाता है और यह खुशखबरी राजा को सुनाता है। वाह मंत्री जी वाह, आपकी योजना तो सफल हो गई, लेकिन मंत्री जी मेरे छोटे राजकुमार के लिए कहाँ का रिश्ता मिला है, आप उसका भी जांच कर मुझे सूचित करें। ठीक है महाराज, हम उनका रिश्ता भी आज ही पक्का करेंगे, बस आप मुझे जाने की अनुमति दें। ठीक है मंत्री जी, जाइए, हमारी अनुमति है आपको। इतना सुनकर मंत्री तथा सैनिक उस छोटे राजकुमार के तीर की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह सारे लोग तीर को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा घने जंगलों में चले जाते हैं, क्योंकि जिस ओर राजकुमार ने अपना तीर चलाया था उधर दूर दूर तक कोई दूसरा राज्य नहीं था, उधर सिर्फ और सिर्फ जंगल ही था। मंत्री जी, हमें तीर ढूंढते ढूंढते तो काफी समय गुजर चुका है, लेकिन कहीं भी वह तीर दिखाई नहीं दिया। हम लोग चलते चलते तो कितना थक गए हैं। चलो मालिक, हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर उस तीर को ढूंढेंगे। अच्छा ठीक है सैनिकों, यदि ऐसी बात है तो चलो हम उस बरगद के पेड़ के नीचे चलकर आराम करते हैं। इतना बोलकर वे तीनों उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं। अरे मंत्री जी, जरा उधर देखिए, राजकुमार के द्वारा चलाया गया तीर तो इस बरगद के ऊपर है और वहीं पर तो एक बंदरिया भी बैठी हुई है। मंत्री ने जब ऊपर देखा तो तीर बरगद पर लटका हुआ था, उसके पास एक बंदरिया बैठी हुई थी। यह देखकर तो मंत्री हैरान ही रह जाता है। मंत्री जी, मेरे छोटे राजकुमार का तीर एक बंदरिया के पास गिरा है, तो क्या मेरा पुत्र एक बंदरिया से विवाह करेगा? महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो इसका भी एक उपाय है। हाँ हाँ बोलिए मंत्री जी, मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी करूँगा। महाराज, हम फिर से राजकुमार को तीर चलाने के लिए कहते हैं। इस बार हम राजकुमार को दूसरे दिशा में तीर चलाने को कहेंगे। नहीं मंत्री जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे याद है हमने तीर चलाते वक्त क्या प्रतिज्ञा ली थी कि हमारा तीर जिस किसी घर पर गिरेगा तो हम उसी घर की कन्या के साथ विवाह करेंगे। मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। यदि मुझे उस बंदरिया से भी विवाह करना पड़े तो मैं खुशी खुशी विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है ईश्वर की यही इच्छा हो कि मैं एक बंदरिया से विवाह करूँ। नहीं पुत्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम भला एक जानवर से विवाह कैसे कर सकते हो? लोग क्या कहेंगे पुत्र, तुम एक हंसी का पात्र बनोगे। तुम ऐसा मत करो। नहीं पिताजी, अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। यदि तुम अपनी जीत को नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, जाओ और उस बंदरिया के साथ विवाह कर लो। मैं इस विवाह से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे इस विवाह में शामिल होऊंगा। तुम्हें जो भी करना है वो करो जाकर। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होता है और उस बंदरिया से मिलने के लिए निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। उधर राजकुमार के दोनों भाइयों का विवाह उन दोनों राजकुमारियों के साथ हो जाता है। इधर राजकुमार वेद भी उस बंदरिया से विवाह कर लेता है। आज से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। चलो मेरे साथ राजमहल चलो। इतना कहकर राजकुमार उस बंदरिया को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ता है। राजकुमार जल्दी ही राजमहल में पहुंच जाता है। राजकुमार को उस बंदरिया के साथ देखकर सभी लोग हैरान ही रह जाते हैं। कुछ लोग तो राजकुमार का मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन राजकुमार को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता।
राजकुमार प्रत्येक दिन उस बंदरिया को लेकर बगीचे में टहलता है। यह सब कुछ देखकर राजा को अपने बेटे की मूर्खता पर बड़ा क्रोध आता है। राजकुमार तो मेरी इज्जत मान मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं कर रहा। यदि ऐसा ही होता रहा तो देश विदेश के राजा मेरी क्या इज्जत करेंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मंत्री जी, राजकुमार को हमारे कक्ष में बुलाकर लाया जाए। राजकुमार जी, महाराज आपको अपने कक्ष में बुला रहे हैं। राजा फिर से राजकुमार को समझाता है, लेकिन राजकुमार अपने वचन से पीछे नहीं हटता। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ राजकुमार, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। यदि तुम्हें इस महल में रहना है तो तुम्हें उस बंदरिया को छोड़ना ही होगा, और यदि तुमने उसे नहीं छोड़ा तो तुम्हें ये महल छोड़कर दूसरे महल में जाना होगा, जहाँ पर तुम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा सिवाय कुछ नौकर के। अभी भी समय है तुम्हारे पास, सुधर जाओ। पिताजी, मैं दूसरे राजमहल जाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर राजकुमार उस बंदरिया को लेकर दूसरे महल में चला जाता है। राजा के छोटे बेटे ने एक जानवर से विवाह किया। यह बात उन दोनों राजकुमारों के ससुर को पता चलती है। हे भगवान, ये कैसा संयोग है। एक इंसान एक जानवर से विवाह कर रहा है। जरा मैं भी तो देखूं उस महान राजकुमार को जिसने अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपना संपूर्ण जीवन एक जानवर के साथ बिताने का निश्चय कर लिया है। सैनिक, तुम हमारा संदेश लेकर मानिक राज्य जाओ और राजा से कहो कि हम उनके छोटे राजकुमार और उनकी पत्नी से मिलना चाहते हैं। महाराज, हमारे महाराज आपके छोटे राजकुमार और उनकी पत्नी से मिलना चाहते हैं महाराज। सैनिकों की यह बात सुनकर राजा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन अब राजा के पास हाँ के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। ठीक है सैनिकों, तुम जाकर अपने महाराज से कह दो कि वो राजकुमार से मिलने कल आ सकते हैं। इतना सुनकर वह सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। सैनिकों, हमारे छोटे राजकुमार के पास जाओ और उससे कह दो कि तुम्हारे बड़े भैया के ससुर तुमसे और तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहते हैं। सैनिक तुरंत ही राजकुमार से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वह दोनों सैनिक जल्दी ही राजकुमार के पास पहुंचकर उन्हें सारा संदेश सुनाते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं। हे भगवान, आखिर ये सब मुझे चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे? हर कोई जानबूझकर मेरा मजाक क्यों बनाना चाहता है? काश कि तुम मेरी बात को समझ पाती और कुछ बोल पाती तो मेरी समस्याएं कुछ कम हो जाती। राजकुमार के मुख से यह बात सुनकर वह बंदरिया राजकुमार को इशारे में कुछ कहती है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या कहना चाहती हो? तभी वह बंदरिया राजकुमार को कोई वस्तु देती है। वह वस्तु एक मिट्टी के घड़े का टूटा हुआ टुकड़ा था। अरे ये क्या? ये तो एक मिट्टी के घड़े का टुकड़ा है, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ लिखा हुआ भी है। क्या लिखा है? हे राजकुमार, तुम्हें तुम्हारी सारे सवाल के जवाब जरूर मिलेंगे। तुम इस घड़े के टुकड़े को उस पेड़ के पास लेकर जाओ जहाँ पर मैं तुम्हें मिली थी। उसी पेड़ के खोखले तने में तुम्हें इस टुकड़े को डालना है और वहीं पर खड़े होकर जवाब का इंतजार करना है। आखिर उस पेड़ के पास मुझे क्या जवाब मिल सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना नहीं। मैं जल्दी ही लौटकर आ जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होता है और निकल पड़ता है। चलो अब मैं जल्दी से इस टुकड़े को इस खोखले तने के भीतर डाल देता हूँ। इतना सोचकर राजकुमार उस टुकड़े को खोखले तने में डाल देता है। फिर वह जवाब का इंतजार करने लगता है, जैसा कि उस मिट्टी के टुकड़े पर लिखा हुआ था। कुछ देर में ही उस पेड़ के खोखले तने से एक सुंदर सी स्त्री बाहर आती है। यह दृश्य देखकर राजकुमार थोड़ा सा सहम जाता है। राजकुमार जी, आप मेरे साथ चलिए। आपको हमारी राजकुमारी ने बुलाया है, वह आपसे मिलना चाहती हैं। लेकिन मैं आपके साथ इतने छोटे से खोखले तने में कैसे जा सकता हूँ? राजकुमार, आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ साथ ही चलेंगे। इतना कहकर वे दोनों खोखले तने के भीतर चले जाते हैं। राजकुमार देखता है कि वह एक अलग दुनिया में ही आ गया है। महल के चारों तरफ सुंदर फूल लगे हुए हैं और महल के पास ही एक सुंदर सी नदी बह रही है। वहाँ की सुंदरता को देखकर राजकुमार हक्का बक्का रह जाता है। अरे वाह, यहाँ की सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी सारी चिंताओं को भूल गया हूँ। चलिए राजकुमार, अंदर चलिए। हमारी राजकुमारी आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। फिर वे दोनों राजकुमारी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। बोलिए राजकुमारी जी, आपने हमें क्यों बुलाया है?
राजकुमार जी, आप चिंता न करें। मैं आपकी चिंता और आपके संदेश को भली भांति जानती हूँ। आप आराम से अपने महल को लौट जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और अपने माता पिता से कहिए कि जो भी आना चाहता है वह आराम से आ सकता है। राजकुमारी इतना कहकर राजकुमार को अपनी शक्तियों से उस पेड़ से बाहर निकाल देती है। अरे मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे लेट जाता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। इतना बोलते ही राजकुमार उसी पेड़ के पास सो जाता है। राजकुमार को सोते सोते उसी पेड़ के पास सुबह हो जाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये क्या, मैं कहाँ हूँ? मैं तो यहाँ पर कल आया था, तो इसका मतलब मैं कल से यही इसी पेड़ के नीचे ही सो रहा था। और आज तो मेरे घर में मेहमान आने वाले थे। चलो जल्दी से अपने घर चलता हूँ। राजकुमार तुरंत ही महल की तरफ चल पड़ता है और जल्दी ही महल में पहुंच जाता है तो देखता है सभी लोग बहुत खुश हैं। वाह बेटा, तुम्हारी पत्नी तो वाकई कितनी संस्कारी है। तुम तो कितने खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसी संस्कारी पत्नी मिली। राजकुमार उन सभी की यह बात सुनकर हैरान था। वह सोच रहा था कि वह सभी लोग उसका मजाक बना रहे हैं। राजकुमार तुरंत ही अपने कक्ष में जाता है तो देखता है सामने वही राजकुमारी खड़ी है जिसे उसने पेड़ के अंदर की दुनिया में देखा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे दूसरे लोक में मिली थी। हाँ राजकुमार, मैं तुमसे मिलने के बाद तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाई और तुम्हारे पास आ गई। अरे नहीं नहीं, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैंने तो तुम्हें ऐसा करने को कभी नहीं कहा। और मेरी पत्नी कहाँ है? राजकुमार जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? उस डरपोक बंदरिया की, जो मेरे यहाँ आते ही दुम दबाकर भाग गई। आज से मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम सीधी तरह बताओगी या मैं अपने सैनिकों को बुलाऊं? जल्दी से बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? तुमने क्या किया उसके साथ? राजकुमार का उस बंदरिया के प्रति यह प्रेम देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि वह बंदरिया कोई और नहीं बल्कि वह राजकुमारी ही थी। राजकुमार जी, मैं समझ गई आपके प्रेम को। आपका प्रेम उस बंदरिया के लिए सच्चा था, परंतु राजकुमार जी, वह बंदरिया कोई और नहीं, मैं खुद ही थी। मैं पाताल की राजकुमारी हूँ। मुझे तुम जैसे जीवन साथी की ही तलाश थी। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम ही मेरी पत्नी हो? राजकुमारी अपने पति को विश्वास दिलाने के लिए फिर से अपने जादू से उसी बंदरिया का वेश बनाकर दिखा देती है। यह देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न होता है। राजकुमारी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। बेटा, बहू ने हमें सारी सच्चाई बता दी है। अब तुम दोनों भी राजमहल वापस लौट चलो। इस प्रकार सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।